मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज संविधान सभा के बारे में कुछ टिप्पणियों पर विचार करेंगे, उसके बाद संविधान के स्रोतों की चर्चा होगी। तो संविधान सभा के बारे में कुछ टिप्पणियां की जाती हैं कि यह संविधान जिसे संविधान सभा ने बनाया, इसका गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के अनुसार अप्रत्यक्ष निर्वाचन से किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत के लिए संविधान का निर्माण करना एक, और जब तक नया संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक के लिए संसद के रूप में काम करना। इस संविधान सभा में जिसको बहुमत मिलेगा उसे सत्ता का हस्तांतरण होगा और इस प्रकार से भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। और यह सब करने के लिए कैबिनेट मिशन ने अपनी अनुशंसा की थी और इसके अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ। बहुमत मिला कांग्रेस को। पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार को सत्ता का हस्तांतरण 14 अगस्त 1947 की रात को 12:01 पर हुआ, मतलब 15 अगस्त को हुआ। और इसके बाद फिर भारत ने, इस संविधान सभा ने संविधान निर्माण करने का कार्य किया और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक काम करने के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से संविधान को पारित कर दिया। इसके बारे में कुछ आलोचकों का यह मत है कि इस संविधान पर जनता की स्वीकृति नहीं ली गई। इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि जनता की स्वीकृति लेना उस जमाने में, अर्थात 1949 में व्यवहार में अनेक प्रकार की कठिनाइयां और परेशानियां उत्पन्न करने वाली व्यवस्था हो सकती थी, क्योंकि 1949-50 में भारत में नागरिकता का निर्धारण नहीं हुआ था और कौन लोग मतदान करेंगे, कौन मतदान नहीं करेंगे, इसके बारे में कोई चीजें पूर्व निर्धारित नहीं थी। और उस जमाने में यदि जनमत संग्रह लिया जाता या जनता की स्वीकृति के लिए इसको रखा जाता तो यह बहुत प्रकार की अड़चनें उत्पन्न करता और व्यवहार में केवल यह मखौल हो जाता। तो इसलिए जनता की स्वीकृति नहीं ली गई, क्योंकि व्यावहारिक कठिनाइयां अनेक प्रकार की थीं। और चूंकि यह प्रांतीय विधानसभा के द्वारा इसका निर्वाचन हुआ था, तो यह मान लिया गया कि संविधान सभा भी प्रतिनिधिक संस्था है, जनता के द्वारा या किसी न किसी प्रकार से निर्वाचित संस्था है और यह पूरे भारतीय जनता का सांगोपांग प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी आलोचना वकीलों का स्वर्ग है। स्वाभाविक है, संविधान की भाषा बिल्कुल न्यायपालिका की भाषा है, वकीलों की भाषा है। वकीलों की भाषा आम आदमी की भाषा से भिन्न होती है। बहुत घुमा फिरा करके, चीज बिल्कुल छोटी से करेंगे लेकिन बहुत घुमा फिरा करके बात करते हैं। तो यदि आप संविधान का हिंदी भाग पढ़ेंगे तो आपको कठिन लगेगा, अंग्रेजी भाग आपको सहज लगेगा, सरल लगेगा, लेकिन घुमावदार भाषा होने के कारण आम व्यक्ति की समझ से यह थोड़ा सा दूर होता है, ऊंचा होता है। तो संविधान की भाषा, चूंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है, इसलिए न्यायपालिका में भी इसी प्रकार से बौद्धिक व्यायाम लगातार होते रहता है संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं की व्याख्या के बारे में। यहाँ पर संविधान सभा में क्योंकि बहुत बड़े बड़े वकील थे उस जमाने के, वो सब अधिकांश वकील, बड़े बड़े वकील संविधान सभा के सदस्य थे, इसलिए कहा गया यह वकीलों का स्वर्ग है। तीसरी आलोचना, यह संप्रभु संस्था नहीं थी। संप्रभु संस्था तब नहीं थी जब 15 अगस्त 1947 के पहले तक, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई तो संविधान सभा ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से यह संप्रभु संस्था बन गई। इसमें कोई प्रकार की संदेह करना उचित नहीं है। और प्रतिनिधिक संस्था नहीं, चूंकि उस जमाने में प्रतिनिधिक व्यवस्था इतनी ही हो सकती थी, इसलिए इसे प्रतिनिधिक संस्था कहा जाना उपयुक्त होगा, इसमें कोई गलत नहीं है। और आखिरी कमेंट्स किया जाता है राष्ट्रमंडल की सदस्यता। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल ब्रिटिश सरकार द्वारा
स्थापित एक संस्था है और इस ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में ऐसे विभिन्न देशों के गवर्नर जनरल अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते थे जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे। उस जमाने में ये प्रथम विश्व युद्ध के आसपास इसका गठन हुआ था। तो उस जमाने में चूंकि इंग्लैंड के उपनिवेश पूरी दुनिया भर में फैले हुए थे, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हमारे विभिन्न उपनिवेशों को मिला करके एक संगठन का निर्माण किया जाए और उसका नाम हो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। तो ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ समय समय पर इसकी बैठकें बुलाई जाती थी। इसका अध्यक्ष ब्रिटिश सम्राट हुआ करता था और वहां पर विभिन्न उपनिवेशों के गवर्नर जनरल आकर के अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये केवल एक गेट टुगेदर का काम था। यह व्यवस्था 1947 तक चली। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान सभा के सामने भी यह समस्या आई कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा या उससे संबंध तोड़ देगा। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई थी उसमें यह था कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। 1947 में चूंकि 1935 के अधिनियम में औपनिवेशिक स्वराज्य की बात कही गई थी, तो इसलिए वह व्यवस्था इंग्लैंड के द्वारा की गई थी। जब 1947 में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई तो संविधान सभा के सामने भी यह समस्या आई कि भारत राष्ट्रमंडल में बना रहेगा या उससे अपना संबंध तोड़ लेगा। चर्चा हुई। इस चर्चा का अंतिम परिणाम यह निष्कर्ष निकला कि भारत को राष्ट्रमंडल में बने रहना चाहिए। क्यों? मूल बात यह है कि राष्ट्रों के बीच संपर्क बने रहना चाहिए। एकदम से खी हो जाएंगे तो पूरी बातें खत्म हो जाएंगी। इसलिए राष्ट्रों के बीच परस्पर कथोपकथन, परस्पर वार्तालाप, वार्ता चलनी चाहिए, बातें होनी चाहिए। राष्ट्रमंडल भी विभिन्न राष्ट्र प्रमुखों का एक सम्मेलन है जिसमें वे आपस में बात करते हैं, पारस्परिक संबंधों का निर्माण होता है। हम अपने देश में एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। हम अपने देश में गणेशोत्सव मनाते हैं, दुर्गोत्सव मनाते हैं, अनेक प्रकार की इसी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। अब देखिए, जैसे हम दुर्गोत्सव मनाते हैं, कितना धूम धड़ाका होता है। क्या वहां पर कोई भक्ति की जा सकती है? नहीं की जा सकती। धूम धड़ाके में भक्ति नहीं हो सकती। तो फिर क्या होता है? वहां पर अनेक प्रकार के वर्ग के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग वहां पर आते हैं, गेट टुगेदर होता है, पारस्परिक संपर्क होता है, पारस्परिक संबंध बनते हैं, सामाजिकता बढ़ती है। यह सबसे बड़ा लाभ है इसका। जैसे हम विवाह समारोह में सभी अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, सबको बुलाते हैं, तो विवाह तो अपना दूल्हा दुल्हन उधर अलग होता है, लेकिन जो अतिथि आते हैं, जो हमारे पारिवारिक संबंधी आते हैं या अपने मित्र समुदाय के हमारे जो लोग आते हैं, उनसे संबंध बनता है और घनिष्ठ संबंधों में घनिष्ठता की स्थापना होती है। इसी प्रकार से पंडित नेहरू का यह सोचना था कि यदि हम इस प्रकार के संगठनों में बने रहेंगे तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभिन्न राष्ट्रों के साथ बना रहेगा और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समाधान हम पारस्परिक संबंधों के आधार पर कर सकते हैं। और चूंकि राष्ट्रमंडल का सदस्य बने रहने से भारत की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आती, इसलिए भी राष्ट्रमंडल में बना रहना तय किया गया। और चूंकि ब्रिटेन के साथ हमारा संबंध चूंकि बहुत लंबे समय से रहा, 200 वर्षों तक रहा, इसलिए एकदम से ब्रिटेन से संबंधों को समाप्त करना भी बुद्धिमत्ता नहीं माना गया। तो ये थी संविधान सभा के बारे में कुछ टिप्पणियां। अब आगे देखें संविधान के स्रोतों के बारे में। संविधान, जैसे कि पिछले व्याख्यान में चर्चा हुई थी, दुनिया भर के विभिन्न संविधानों का, लगभग 60 संविधानों का अध्ययन करके डॉक्टर BN राव ने प्रथम प्रारूप तैयार किया था। तो विभिन्न देशों के संविधानों को भारतीय संदर्भ में अंगीकार किया गया और भारतीय संदर्भ में उसको स्वीकार किया गया। तो किन किन देशों के संविधानों से कौन कौन सी चीजें मूल रूप से ली गई हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करें।
ये संविधान के स्रोत हैं। सबसे पहला है 1935 का अधिनियम। जो अधिनियम अंग्रेजों ने 1935 में पारित किया था, 1937 में इसको लागू किया गया था और उस 1937 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना की गई थी। तो कौन कौन सी चीजें? एक तो संघात्मक शासन की व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, फिर केंद्र का शक्तिशाली होना, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति शासन, प्रांतों में राष्ट्रपति शासन, राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस ढंग से करेगा जिससे संसदीय कानूनों का पालन हो सके, इसके बारे में राज्यों को आदेश निर्देश देना और राज्यों को उचित आदेश देना, संकटकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियां, केंद्रीय कानूनों की सर्वोच्चता और विभिन्न वर्गों को प्राप्त संरक्षण, जैसे भारत में अल्पसंख्यकों को विभिन्न भाषा अनेक प्रकार के संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उनको जो दिया गया संरक्षण है, विशेष अधिकार है, इन सभी चीजों के बारे में 1935 के अधिनियम से सहायता ली गई है। यहां तक कि आलोचक यह कहते हैं कि 395 में से लगभग 250 अनुच्छेद किसी न किसी प्रकार से 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। तो यह कहा जाता है, यह अतिशयोक्ति है कि भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की नकल है। नकल तो है, लेकिन अकल के साथ नकल की गई है, तो इसमें कोई गंदी बात या बुरी बात नहीं है। दूसरा, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा है। किन किन विषयों में? संसदीय व्यवस्था, संपूर्ण संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, संसद के 2 सदनों का होना, प्रथम सदन का शक्तिशाली होना, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायित्व, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनना, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री की शक्तियां, संपूर्ण संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन सरकार से ली गई है। इतना है कि इंग्लैंड में सब चीजें परंपरा के रूप में प्रचलित हैं, भारत में इसे लिखित और कानूनी स्वरूप प्रदान किया गया है। इसके अलावा द्विसदनात्मक संसद का गठन, संसद के 2 सदनों का होना, फिर राष्ट्रपति संसद का अंग बना रहेगा। भारत में यद्यपि संसद के 2 सदन हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। जिस प्रकार से इंग्लैंड में संसद का मतलब सम्राट, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, तीनों मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, ठीक इसी प्रकार से भारत में भी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। तो राष्ट्रपति भी संसद का अंग माना जाता है। प्रथम सदन शक्तिशाली, फिर महत्वपूर्ण है विधि का शासन, कानून का शासन। आगे चल करके इन सब चीजों की चर्चा होगी विस्तार से। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त है, इनकी ये सब चीजें। स्पीकर का पद, फिर विधायी प्रक्रिया का मतलब कानून बनाने की पद्धति, समिति व्यवस्था, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होना, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल, ये सब चीजें ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित हैं। यहां तक कि भारत में अभी भी सैन्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये पूरी तरह से ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है और हम अभी भी इसे भारतीय परिवेश के अनुरूप ढाल नहीं पाए हैं। अंग्रेजों के जमाने के कानून, हजारों की संख्या में कानून अभी भी प्रचलित हैं। हजारों ऐसे कानून हैं जो अभी चलन में नहीं हैं, लेकिन हैं, अभी तक उनको रद्द नहीं किया जा सका है। तो एकदम से इंग्लैंड को उखाड़ फेंकना संभव नहीं था और संभव नहीं है। आगे अमेरिका के संविधान से कुछ बातें ली गई हैं, जैसे प्रस्तावना। संविधान में प्रस्तावना उल्लिखित है। प्रस्तावना का मतलब संविधान का उद्देश्य। ये अमेरिका के संविधान में भी प्रस्तावना है। फिर महत्वपूर्ण बात, हम भारत के लोग, ये जो शब्दावली है यह भी अमेरिकन संविधान से ली गई है, क्योंकि अमेरिकन संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम संयुक्त राज्य के लोग, वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स।
इसी प्रकार से इसी तर्ज पर भारतीय संविधान का की प्रस्तावना शुरू होती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये शब्दावली। फिर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, एससी, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन पद्धति में राज्यों की भूमिका या राज्यों की स्वीकृति प्राप्त करना, उपराष्ट्रपति का पद और संविधान का लिखित स्वरूप होना, ये सब चीजें अमेरिकन संविधान से ली गई हैं। फिर कनाडा के संविधान से यूनियन, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये संविधान के प्रथम अनुच्छेद में उल्लेखित है। भारत दैट इज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये जो पहला अनुच्छेद है ये यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान क्या है, थोड़ा सा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। कनाडा ब्रिटिश उपनिवेश था। 1864 में कनाडा को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया गया और 1901 में ऑस्ट्रेलिया को औपनिवेशिक स्वराज्य दिया गया। औपनिवेशिक स्वराज्य, यहां पर गवर्नर जनरल का पद होता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में दोनों ब्रिटिश उपनिवेश थे और गवर्नर जनरल का पद होता है, राष्ट्रपति का पद नहीं होता। गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर और पद मुद्रा से होती है। कनाडा का ही कोई व्यक्ति, कनाडा का प्रधानमंत्री अपने देश के किसी व्यक्ति का नाम सम्राट के पास भेजता है और सम्राट उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भी गवर्नर जनरल का जो पद है वहां पर उसी प्रकार से होता है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही स्थान पर गवर्नर जनरल नाम मात्र के शासक हैं। ये औपनिवेशिक स्वराज्य, इन दोनों देशों के संविधान का निर्माण इंग्लैंड ने ही किया था। तो उस कनाडा से यूनियन शब्द लिया गया है, केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं। 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये 3 के अलावा जो बच जाती हैं अवशिष्ट है, अवशिष्ट शक्तियां मतलब बची हुई शक्तियां जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है या कोई नई चीज उत्पन्न हो गई, तो ऐसी इन सभी को अवशिष्ट शक्तियां कही जाती हैं। अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत जो विषय आते हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार कनाडा में केंद्र को दिया गया है। इसी प्रकार से भारत में केंद्र को दिया गया है, लेकिन अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। ये कनाडा के संविधान से इतनी चीजें ली गई हैं। फिर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 3 सूचियां। कौन सी 3 सूची? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन मान लीजिए राज्य सरकार का कोई कानून केंद्रीय कानून के विरुद्ध हो जाता है, तब केंद्र का कानून लागू होता है, राज्य सरकार का कानून विरोध की सीमा तक निरस्त हो जाता है। यह समवर्ती सूची है। इसके बाद आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से डीपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में एक निर्वाचक मंडल करता है। इसी प्रकार से आयरलैंड के संविधान में भी ये व्यवस्था है। फिर राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। भारत के राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। फिर दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की पद्धति ली गई है। आगे वाइमार संविधान। वाइमार संविधान क्या है? जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई। तो जिस गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई उसका नाम दिया गया वाइमर या वाइमार गणराज्य, WEIMAR। वाइमर कहिए चाहे वाइमार कहिए। तो उस गणराज्य के संविधान में आपातकालीन व्यवस्था उल्लिखित की गई थी और वहीं से वाइमार संविधान से भारत ने आपातकाल की व्यवस्था को प्राप्त किया था। और कहना न होगा कि इसी वाइमार गणराज्य के अंतर्गत जो
राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां थी या आपातकालीन जो शक्तियों का वर्णन किया गया था, उसी का उपयोग करते हुए हिटलर तानाशाह बना था। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से लिया गया, लेकिन इस न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया। जापान का संविधान अमेरिका ने बनाया है 1945 में सरेंडर करने के बाद, क्योंकि जापान ने इस शर्त पर सरेंडर किया था कि आप हमारे सम्राट के पद को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अमेरिका ने यह शर्त स्वीकार किया और जापान ने फिर परमाणु बम गिराने के बाद सरेंडर किया था। तो जापान का संविधान अमेरिका ने बनाया है और उस अमेरिका ने यहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था तो की, लेकिन विधायी वैधिक प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दो प्रकार के सिद्धांत है न्यायिक पुनर्विलोकन में। अमेरिका में वैधिक प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहां पर मैं बता दूं थोड़ा सा संक्षेप में, आगे तो फिर चर्चा करेंगे। डॉक्टर BN राव अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिले और उन्होंने कहा कि हम अपने देश में, भारत में नए संविधान का निर्माण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान रखें। और तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने डॉक्टर BN राव से कहा था कि आप, बहुत अच्छी बात है कि आप न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान रख रहे हैं, लेकिन आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वैधिक प्रक्रिया मत रखिए। आप प्रोसीड्योर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया रखिए। क्यों? क्योंकि वैधिक प्रक्रिया में न्यायाधीश निरंकुश हो जाते हैं, न्यायाधीश मनमानी करते हैं। तो न्यायाधीशों के मनमानी को रोकने के लिए आप वैधिक प्रक्रिया मत रखिए। ये तो फिर जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली या प्रावधान को लिया गया। और आखिरी फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्र लिया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भारत का संविधान दुनिया के विभिन्न देशों के प्रमुख प्रावधानों को लेकर के बनाया गया है। यद्यपि ऐसा करने से संविधान का आकार बढ़ गया है, लोगों को मौका मिल जाता है बोलने का कि यह विभिन्न चीजों से, बेमेल चीजों को मिला करके एक खिचड़ी के समान संविधान को बना दिया गया है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि संविधान लागू होने के बाद आज इस संविधान को हमने आत्मसात कर लिया है। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इसे आत्मार्पित किया था और आज पूरी भारतीय जनता ने इसे आत्मसात कर लिया है। हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा संपूर्ण व्यवहार इसी संविधान के अनुकूल हो रहा है। मतलब यह संविधान हम पर थोपा गया नहीं है, अपितु यह हमारे आचरण को अभिव्यक्त करता है, यह हमारी प्रवृत्ति के अनुरूप है। तो ये है भारतीय संविधान के स्रोत, और आगे फिर चर्चा करेंगे। आज का व्याख्यान समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।